बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन मैन। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था कि प्लांट्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो प्लांट में कैसे होता है। सिमिलरली गैसेस एक्सचेंज इन मैन किस तरह से होता है हम इसमें स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। आपके फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इससे रिलेटेड कि हाउ गैसेस एक्सचेंज इन मैन फेसेस द सेम जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज डू ऑल अदर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यहाँ वो ये बता रहे हैं कि जैसे बाकी सारे एनिमल्स उनमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैन भी जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करता है, यानी उसे भी जो है वो ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करे और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी में से निकल जाए, गेट रिड हो जाए, रिलीज हो जाए। He must have moist and thin respiratory surfaces across which gases exchange with the environment can occur. मैन को जो है वो ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से रेस्पिरेटरी सरफेसेस उसकी जो हैं वो मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि जो गैसेस एक्सचेंज हो जाएं। In addition, we must have some means of transporting oxygen and carbon dioxide to and from the cell. We breathe in air to get oxygen and breathe out carbon dioxide, and this is called a gas exchange. जब हम सांस लेते हैं तो हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ करते हैं तो एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, और जब हम सांस बाहर की तरफ करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्रीथ आउट यानी हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, और इसी प्रोसेस का नाम उन्होंने गैसेस एक्सचेंज कहा है कि मैन में इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस इन होती है। लेकिन ये सिंपल सा एक प्रोसेस नहीं है। जिस तरह से प्लांट में डिफ्यूजन के ज़रिए से सिंपली गैसेस एक्सचेंज हो जाती थी, मैन्स में या दूसरे एनिमल्स में इसका एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है। उस सिस्टम को पढ़ने के लिए यहाँ उन्होंने एक आपको पैसेज वे बताया है, एयर पैसेज वे। तो हमें उसे समझने के लिए हमें उसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस पैसेज वे को समझें कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए से एयर गुजर के लंग्स तक पहुंचती है। एयर पैसेज वे एंड लंग्स की हेडिंग का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि हम उस पूरे वे को, उस पूरे पैसेज को जो है वो डिस्कवर करें, या हम उसे समझें कि एयर किस रास्ते के ज़रिए से गुजर के लंग्स के ज़रिए से पहुंचती है। The organ responsible for gas exchange in man are two lungs and the air passages which lead to the lungs. कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस की एक्सचेंज के लिए, और टू लंग्स होते हैं। इसके अलावा एक पूरा एयर का पैसेज होता है जो कि एयर को लंग्स तक लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम एयर पैसेज वे पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे क्या है। इसमें हमें सारे पार्ट्स जो हैं वो समझने के लिए डायग्राम शो किया है। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये कुछ नेम्स हैं जिनके ज़रिए से हम इजीली समझ जाएंगे कि पहले एयर जो है वो किस पार्ट में एंटर होती है, उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र होती है, और फिर कैसे डिफरेंट पार्ट्स से गुजरते हुए लंग्स तक पहुंच जाती है। तो हम वन बाय वन इन पार्ट्स को स्टडी करेंगे और साथ साथ हम डायग्राम्स में देखते जाएंगे कि ये पार्ट्स किस तरह से शो हुए गए हैं। नोज सबसे पहला पार्ट है जिसके ज़रिए से एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बींग्स की बॉडी में या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में एंटर होती है। द नोज इज एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। नोज एक क्या है, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो कि आपको आपके फेस के ऊपर नजर आता है कि ये एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर नोस्ट्रिल्स। इस नोज की जो ये आपको बाहर की तरफ जो ओपनिंग्स नजर आती हैं जिसके जरिए से सबसे पहले हवा एंटर होती है आपकी बॉडी में, उन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर नोस्ट्रिल्स हैविंग हेयर्स एंड दीज नोस्ट्रिल्स हैव सम हेयर्स प्रेजेंट। इन नोस्ट्रिल्स में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। द नोस्ट्रिल्स लेड इनटू द नेजल कैविटी। ये नोस्ट्रिल्स आगे जाकर नेजल कैविटी में ओपन होती है, एंड द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी हैज लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स। ये जो नेजल कैविटी की टॉप आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस और स्मेल। ये नर्व सेल्स किस लिए हैं? नर्व सेल्स, चूंकि हम नोज से जो है वो, हमारा क्या फंक्शन है नोज का, कि नोज जो है वो हमें स्मेल करने के लिए हेल्प करता है, ताकि हमारी जो स्मेल की सेंस है वो इन नर्व सेल्स के जरिए से होती है। ये नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी की ऊपर लाइनिंग पे, which are responsible for sense of smell, and the base of the nasal passage are lined with cilia। अब इस नेजल पैसेज की, ये जो पूरा एक पैसेज है, इसकी जो वॉल्स हैं वहां पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एंड बिटवीन द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर गोबलेट सेल्स विच प्रोड्यूस स्टिकी फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। ये कुछ सेल्स हैं और कुछ म्यूकस, कुछ फ्लूइड है जो कि इसी नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के साथ कुछ सेल्स, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये गोबलेट सेल्स का क्या फंक्शन है कि ये गोबलेट सेल्स कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है। द नेजल कैविटी परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। चूंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये आपने पढ़े हैं। नेजल कैविटी में सीलिया प्रेजेंट हैं, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से म्यूकस फॉर्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के प्रेजेंट होने का कोई ना कोई फंक्शन होगा। हम उन फंक्शंस को वन बाय स्टडी करते हैं, वन बाय वन, कि द एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्ट बी वार्म्ड। जब भी आपकी बॉडी में या आपके नोज में एयर ने एंटर होना है तो उसे लंग्स तक पहुंचने के लिए उस एयर को वार्म होना ज़रूरी है। ये कुछ कंडीशंस यहाँ बताई हुई हैं कि वो एयर जो कि आपके लंग्स तक जानी चाहिए वो वार्म्ड होनी चाहिए, मॉइस्टेंड होनी चाहिए, एंड फिल्टर्ड टू कीप द लंग्स टिश्यूज हेल्दी, और फिल्टर्ड होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं कि आपके लंग्स तक पहुंचने के लिए जो एयर है वो वार्म्ड हो, गर्म हो, मॉइस्टेंड हो, हल्की सी नम हो, इसके अलावा फिल्टर्ड हो, डस्ट पार्टिकल्स से बिल्कुल क्लियर हो। तब जब वो आपके लंग्स में पहुंचेगी तो वो आपके लंग्स के टिश्यूज को हेल्दी रखेगी। द हेयर्स लाइनिंग द एंट्रेंस टू नेजल कैविटी ट्रैप लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। अब ये जो हेयर्स लाइनिंग है, ये जो आपकी नेजल कैविटी में प्रेजेंट हैं, जो हेयर्स या सीलिया वगैरह जो है, ये क्या करते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हवा के साथ, एयर के साथ आपकी नोज में जो है वो एंटर होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये सीलिया और ये हेयर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। द थिन लेयर ऑफ म्यूकस मॉइस्टन द एयर एंड ऑल्सो ट्रैप्स पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक। इसके अलावा जो म्यूकस फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि गॉबलेट सेल्स जो प्रेजेंट हैं उनकी वजह से म्यूकस फॉर्म हो रहा है। ये गॉबलेट सेल जो म्यूकस फॉर्म करते हैं, ये म्यूकस जो है इसका ये फंक्शन होता है कि एक तो ये आपके नोज को या नेजल कैविटी को मॉइस्टन रखता है, और उसके साथ साथ जो भी एयर के साथ पार्टिकल्स या स्मोक या डस्ट जो है वो एंटर हो जाती है नोज में, ये उनको ट्रैप कर लेता है। The cilia sweep the trapped particles and mucus towards the pharynx। अब ये सीलिया जो है वो इस ट्रैप्ड पार्टिकल्स को, जो भी ट्रैप्ड हो गए हैं पार्टिकल्स, डस्ट है या स्मोक है, जो भी चीजें हैं, उन सबको स्वीप करता है, साफ कर देते हैं उन्हें, और साफ करने के बाद उन्हें फेरिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं। दीज आर ईदर swallowed और स्प्लिट आउट। इसके अलावा ये जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह थे, ये या तो swallow कर लिया जाता है या फिर इसको स्पिट आउट कर देते हैं, निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये लंग्स की हेल्थ के लिए बेटर नहीं होते हैं। बाय द टाइम एयर रीचेस द लंग्स इट इज रिलेटिवली डस्ट फ्री। अब जब ये एयर लंग्स में पहुंचेगी तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट फ्री, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डस्ट फ्री होगी, जर्म्स फ्री होगी, वार्म होगी और मॉइस्ट होगी। वो कंडीशन जो कि हमने शुरू में पढ़ी थी, जब हवा इन सारे प्रोसेस से गुजर के लंग्स तक पहुंचती है तो वो इन कंडीशंस को क्लियर कर लेती है कि जब ये लंग्स में पहुंचती है तो ये जर्म फ्री एयर होती है, वार्म होती है और मॉइस्ट होती है। दीज प्रोटेक्टिव मेजर्स कीप द लंग्स क्लीन। इन प्रोटेक्टिव मेजर्स को अपनाते हुए या इनमें से हवा जब गुजरती है तो लंग्स जो है वो क्लीन रहते हैं, सो दैट द लंग्स कैन परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ गैसेस एक्सचेंज। लिहाजा ये क्या होता है कि जब हमारे लंग्स में साफ हवा पहुंचती है, क्लियर होती है, डस्ट पार्टिकल से पाक होती है,
तो वो लंग्स जो है वो इजीली गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं और इजीली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यू नो कि लंग्स का क्या फंक्शन है, लंग्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये कुछ पार्ट्स हमने जहाँ से शुरू किए थे, सबसे पहला पार्ट था नोज, रिकॉल कर देती हूँ मैं, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स था, फिर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट आता है वो है फेरिंग्स। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, nose, nasal cavity, and after the nasal cavity there is a pharynx present. This is the pharynx. Air is drawn out of the nasal passage into channel called pharynx. Air जो है वो drawn out हो जाती है, या air वहां से गुजर के अब ये किस passage में आ गई, किस रास्ते में आ गई, pharynx के पास पहुंच गई है। At the back of the mouth, फेरिंक्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ के बैक पे प्रेजेंट होता है। जहाँ पे माउथ है, माउथ के ऊपर नोज था, और माउथ के बैक पे जो है वो फेरिंक्स प्रेजेंट है। एट द बैक ऑफ द माउथ एंड देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन द फेरिंक्स। द एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम द फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स। अब एयर जो है वो इस फेरिंक्स से गुजरते हुए लैरिंक्स में पहुंचती है। This is the next part of respiratory system. Larynx are voice box. It is a cartilaginous structure. लैरिंक्स जो है वो उसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी जब भी एयर जो है वो इसकी वॉल्स के साथ टकराती है तो यहाँ वाइब्रेशन होती है और यहाँ से वॉइस भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज वाई द लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। एंड दिस इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। इट सराउंड्स द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां पर मौजूद होता है। एंड द कैविटी ऑफ द लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। लैरिंक्स की जो कैविटी है उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस भी जो है वो एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। जो लैरिंक्स हमने पढ़ा है वो भी एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, जबकि फेरिंक्स जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। नाउ एयर जो है वो नोज से होती हुई नॉस्ट्रिल से नोज, नेजल कैविटी, एंड नेजल कैविटी से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से होती हुई लैरिंक्स तक पहुंच जाती है। लैरिंक्स के बाद जो पार्ट आएगा वो है ट्रैकियम। यू कैन सी इन दिस पिक्चर लैरिंक्स, दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स, ये पिंक से कलर का जो आपको दिखाया हुआ है। और लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया का पार्ट आएगा। एयर अब लैरिंक्स से ट्रैकिया में एंटर होगी। द ट्रैकिया इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम द फेरिंक्स टू द लंग्स। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फेरिंक्स से अटैच्ड है, यानी फेरिंक्स ही रन करता हुआ ट्रैकिया तक पहुंच जाता है। और ये ट्रैकिया आखिर में कहाँ तक जाते हैं, लंग्स तक जाते हैं। इट इज हेल्ड परमानेंटली ओपन बाय सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन इट्स वॉल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है कि कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर सी शेप्ड के रिंग लाइक कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं इसकी वॉल्स पे, जिसकी वजह से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन रहता है। द कार्टिलेज रिंग्स ऑल्सो कीप द ट्रैकिया ओपन व्हेन इट डेवलप्स अ लो इंटरनल एयर प्रेशर ड्यूरिंग एवरी इनटेक ऑफ ब्रीथ। ये कार्टिलेज का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये इस ट्रैकिया को ओपन रखता है जब भी इंटरनल एयर प्रेशर होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं और एयर का प्रेशर ब्रीथ के जरिए से हम इनटेक करते हैं या आउट करते हैं, तो उस टाइम पर ये जो ट्रैकिया है ये ओपन रहता है इस सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज स्ट्रक्चर की वजह से। ये ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है टू ब्रांचेस में। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, द वन लीडिंग टू ईच लंग। ट्रैकिया टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया जो है ये इन दो ब्रांचेस में, या टू लंग्स हैं तो टू लंग्स के टू ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इनसाइड द लंग्स ईच bronchus divided again and again to form a mass of very fine branches called bronchioles. आप लंग के अंदर देख सकते हैं कि लंग्स के अंदर जब ये ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ये अगेन एंड अगेन डिवाइड होता जाता है और एक मैस डेवलप कर लेता है फाइन ब्रांचेस का, जिसे ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं। यू कैन सी फाइन ब्रांचेस हियर डेवलप अ मैस, एक मैस डेवलप हो रहा है, फाइन छोटी छोटी बारीक बारीक ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो रही हैं जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकाई हैव
irregular shaped plates of cartilage which keeps the tubes permanently open. The bronchioles branch into many short tubes of equal diameter called alveolar ducts. ये bronchi या bronchial branch जो है ये शॉर्ट ट्यूब्स में और इक्वल डायमीटर में आगे जाकर कुछ डक्ट्स में जो है वो एल्वुलर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच एंड इन टाइनी हॉलो बैग्स. इनके एंड पर बिल्कुल जो एंड पॉइंट होता है, टिप्स जो होती हैं वहां पर एक छोटे छोटे से, यहाँ पे देखें आप, छोटे छोटे से एयर सैक्स टाइप के बैग्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वुलर डक्ट्स भी कहते हैं, विच एंड इन टाइनी हॉलो बैग्स कॉल्ड एयर सैक्स. The air sacs have many bubble like pockets. ये एयर सैक का बन गया, ये पूरा जो आपको hollow like स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक एयर सैक है, और इन एयर सैक्स के एंड पर ये राउंड शेप में जो आपको स्ट्रक्चर hollow शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, we can call these pockets alveoli, and the alveoli are the respiratory surface of a mammal. यहाँ ये वो सरफेस है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी गैसेस यहाँ तक पहुँच के उसके बाद जिस गैस ने आउट होना होता है वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है. सो वी कैन कॉल दिस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अ मैमल विच इज एल्वुलाई. एल्वुलाई इज द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अ मैमल. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है. लंग्स को हम जो है वो नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे क्योंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक है. अभी जो है वो आप यहाँ तक समझें, उसके बाद हम इस लंग्स को स्टडी करने के बाद फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज वर्क जो है वो देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं. उन सब क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.